हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं कुणाल साय आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का 5वां चैप्टर। हम 4 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर है हमारा पदार्थों की मात्रा। ठीक है दोस्तों, पदार्थों की मात्रा। ठीक, कौन सा चैप्टर है हमारा? 5वां। ठीक दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा प्रत्यास्था। क्या? प्रत्यास्था। ठीक है दोस्तों, प्रत्यास्था। दोस्तों, आपने देखा होगा जो स्प्रिंग होती है, यानी कि हमारी जो साइकिल वगैरह में लगी होती है स्प्रिंग, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में स्प्रिंग लगी होती है, उसका प्रयोग हम किसी प्रत्यास्था में करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम स्प्रिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यह एक स्प्रिंग है जो मुक्त रूप से लटकी हुई है। यहाँ हमने किसी बोल्ट द्वारा या किसी भी हुक द्वारा या हमने इसे लटका रखा है। ठीक है दोस्तों, एक स्प्रिंग बना लेंगे। और ठीक दोस्तों, हमने क्या देखा कि यदि हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्यास्था की डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी वस्तु पर हम बाह्य बल आरोपित करते हैं, यदि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा लेते हैं तो उसकी अवस्था आकृति में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम उसी बल को तुरंत छोड़ देते हैं, यानी कि हम उसे बल को हटा देते हैं, तो वह अपनी आकृति में पुनः लौट जाती है, ये लौटने का प्रयास करती है। अब हम इसी इसी डेफिनेशन से, इसका एग्जांपल से इसी डेफिनेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। कि मैंने बताया कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं, यदि कि यहां से किसी द्वारा बनी हुई है, यदि हम इसको हुक से पकड़कर हम नीचे की ओर खींचते हैं बल द्वारा, कोई यदि हम पकड़कर नीचे की ओर खींचते हैं तो हमें यह वाली स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बल द्वारा इसको खींचते हैं तो हमें यह वाली स्थिति प्राप्त होती है। डेफिनेशन में यही बोला गया है कि यदि हम किसी वस्तु को बाह्य बल द्वारा आप उसे खींचते हैं तो वह अपनी आकृति और आकार में परिवर्तन कर देती है। ठीक है दोस्तों, आकृति और आकार में परिवर्तन कर देती है। अगर हम यदि उसी जो हमने यहां से खींचा तो इसकी आकार देखो, यानी कि यह इसकी पतली है, यहाँ मोटी हो चुकी है, और आकृति और आकार अब यहाँ छोटी है और यहाँ लंबी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आकार में और आकृति में दोनों में परिवर्तन हुआ। ठीक, यदि हम ऐसा होगा, फिर यदि इसको बल को हम छोड़ देते हैं, यानी कि जो हमने यहां से खींच रखी है इसको हम छोड़ देते हैं, तो वापस यह अपनी पुनः अवस्था में चली जाती है, यानी कि इसी अवस्था में वापस आ जाती है। यदि हम बल को छोड़ देते हैं तो इसी अवस्था में वापस आ जाती है। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या निकलती है कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वह उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। यदि वह बाह्य बल हटा दिया जाए तो वह वापस पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाती है या आने का प्रयास करती है। ठीक है दोस्तों, समझ आया? अगली डेफिनेशन हमारी प्रतिबल। दोस्तों, इसी को भी इसी के उदाहरण से समझेंगे हम। ठीक, इसकी डेफिनेशन ये है कि दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर, जैसे कि इसकी है सेम इसकी भी ऐसी है कि जैसे कि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं, ठीक है, यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तो उसकी आकार और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, जब हम बाह्य बल आरोपित करते हैं तो आकार में परिवर्तन हुआ और इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक ऐसा होता है जो हमने यहाँ से बल लगाया, यानी कि हमने उंगली से इसको खींचा तो उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ। जब हम इसको खींचते हैं तो इसको एक विपरीत दिशा में एक और बल कार्य करता है। इसकी विपरीत दिशा में, हमारी जो विपरीत दिशा है, हमने इसको नीचे की तरफ खींचा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्प्रिंग है वो अपनी विपरीत दिशा में, हमारे बल की विपरीत दिशा में एक बल और कार्य करता है जो इसको पुनः वापस इसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक, वो जो बल है वो वापस इस स्प्रिंग को पुनः इसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उसे हम प्रतिबल कहते हैं।
समझ आया दोस्तों। डेफिनेशन देख लेंगे कि यदि हम किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम तो हमारी जो बल लगाया है उसके बल के विरुद्ध एक और बल कार्य करता है जिसको हम प्रतिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरी डेफिनेशन हमारी विकृति। क्या है दोस्तों? विकृति। विकृति भी देखो इसी पे ही आधारित है कि इसमें हमने दोनों डेफिनेशन में एक वर्ड बोल लिया है कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसको ही हम विकृति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आकार और आकृति में परिवर्तन होने को हम विकृति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा हुक का नियम, यानी कि आकार में भी परिवर्तन हुआ और उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ। अगला है दोस्तों हमारा हुक का नियम। हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है दोस्तों? रॉबर्ट हुक थे हमारे कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह नियम दिया है कि यदि किसी वस्तु की विकृति अधिक नहीं है, यदि किसी वस्तु की विकृति अधिक नहीं है, विकृति मैं आपको बता चुका हूं पहले कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, यानी कि हमने कोई स्क्रीन पर कोई बाह्य बल लगाया तो उसकी आकार और उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, यानी कि वो लंबी भी हो गई और वो चौड़ी भी हो गई। ठीक है दोस्तों, लंबी भी हो गई और चौड़ी भी हो गई, इसको हम विकृति कहते हैं। तो किसी वस्तु की विकृति अधिक नहीं है, यदि किसी वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल, तो पदार्थ पर कार्य प्रतिबल, प्रतिबल भी मैं बता चुका हूं, जो विपरीत दिशा में जो प्रतिबल लग रहा है, हमारे स्क्रीन के विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है तो उसको हम प्रतिबल कहते हैं। तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। प्रतिबल समानुपाती है विकृति के। ठीक है दोस्तों, अब जब हम क्या करेंगे, समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं। ठीक, अब हम यह नियतांक लेंगे, प्रतिबल बराबर E, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक किसके हो जाएगा? विकृति के। ठीक है दोस्तों, यानी कि E बराबर हो जाएगा आपका प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है दोस्तों, प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक है फिर हमारा, ये आपको समझ आ गया होगा आशा करता हूं। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव परिभाषा है, इसको हम जानने वाले हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पृष्ठ को सिकोड़कर छोटा करने का प्रयास करती है। किसी वस्तु हम जैसे ले सकते हैं द्रव, जैसे कि पानी, पारा, ये सब हम इसके अंतर्गत आ सकते हैं कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपने जो स्थिति होती है, जो पृष्ठ तनाव होता है, उसको सिकोड़कर छोटा करने का प्रयास करती है, उसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उदाहरण कि हमारी जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो हमेशा गोल ही आती हैं। ठीक, आपने कभी ये चौकोर वगैरह वर्षा की बूंदें गोल नहीं देखी होंगी, हमेशा गोल ही, क्योंकि ऐसा है कोई भी जो पदार्थ है यानी कि कोई भी द्रव है वो हमेशा छोटा होने का प्रयास करता है, यानी कि वो चाहता है कि हमें छोटी से छोटी जगह में समा जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारी जो बूंद है, बारिश की बूंदें हैं, उनका जो गोल होना होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण है इसका कि हमारे जो साबुन के झाग होते हैं उनका गोल होना, ठीक, उनका गोल होना ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही आता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा ससंजक बल।
ससंजक बल। ठीक दोस्तों, ससंजक बल किसे कहते हैं? सबसे पहले ससंजक बल पढ़ने से पहले हम एक चीज और जानेंगे कि जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि हम देखें कि हम डेस्टर है, ठीक, ये लकड़ी का बना हुआ है, तो छोटे छोटे कण होते हैं इसके अंदर, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक, जिसको हम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम ससंजक बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक, मार्कर पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या है? एक ही प्रकार का जो हमारा कण है, यानी कि प्लास्टिक ही है, कोई लोहा नहीं है इसमें, तांबा नहीं है, यानी कि इसमें मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक ही है जो मार्कर जिससे बना हुआ है। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उसको हम ससंजक बल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है बोर्ड पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें कोई और पदार्थ नहीं है, ना कि लोहा है ना ही तांबा है, इसमें सिर्फ प्लास्टिक के अणु उपस्थित हैं। क्या है दोस्तों? प्लास्टिक के अणु उपस्थित हैं, इसको ही हम ससंजक बल कहते हैं। यानी कि एक ही पदार्थों को अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ये अणु आपस में चिपकते भी हैं। क्या होते हैं? चिपकते हैं। यानी कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक से चिपकेगी, तो जो अणु है ये आपस में चिपक रहे हैं, यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल कहते हैं। ठीक, अगला है हमारा आसंजक बल। आसंजक बल दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा आसंजक बल। यानी कि हमारा जो ससंजक बल था उसमें क्या था कि एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल, ठीक, ससंजक बल। अब इसमें क्या है कि दोस्तों विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला जो हमारा आकर्षण बल होता है उसको हम आसंजक बल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैं ये मार्कर से हम प्लास्टिक के बोर्ड पर लिख रहे हैं, यानी कि मार्कर तो हमारा जो पूरा जो बोर्ड है हमारा, वो हमारा ससंजक बल है। अगर हम यही मार्कर से इस बोर्ड पर लिखते हैं, यानी कि दो अणुओं का मेल हो रहा है, दो अणुओं का विभिन्न पदार्थों यानी विभिन्न अणुओं का मेल हो रहा है, उसको हम असंजक बल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आप गिलास लेते हैं, गिलास में या दूध भरे हो या पानी भरा हो, जो हमारा खाली गिलास है वो आएगा ससंजक बल में, यानी कि एक ही पदार्थ का बना हुआ है, ठीक। अगर हम आसंजक बल लेते हैं तो उसमें दूध की मात्रा अगर हम डाल देते हैं या पानी की मात्रा डाल देते हैं तो उसमें दो अणु मिल जाते हैं, दूध का भी अणु मिल जाता है और जो गिलास बना होता है स्टील का बना हो चाहे आपका और लोहे का बना हो, ठीक है दोस्तों, उसमें दो बल हैं, दो कण हैं, ठीक, यानी कि दूध का भी कण है और स्टील का भी कण है, ठीक। यानी कि विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं, ठीक। अगली डेफिनेशन हमारी, इसको मैं साफ कर देता हूं। अगली डेफिनेशन है दोस्तों हमारी केशिकात्व। ठीक दोस्तों, केशिकात्व क्या होता है? ठीक, इसमें क्या होता है, छोटी सी नली होती है, क्या होती है, बिल्कुल ही महीन नली होती है, जो हमारे जो पदार्थ हैं, जो हमारे जो जितने भी पदार्थ हो या फिर जितने भी पारा हो, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, इसमें ऊपर चढ़ने ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के जो स्वभाव है उसको हम केशिकात्व कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ केश नली में किसी पदार्थ के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने के जो हमारा कार्य, जो हमारे बीच कार्य होता है उसको हम केशिकात्व कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि किसी पदार्थ के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने के जो भी इसके बीच कार्य है उसको हम केशिकात्व कहते हैं। जैसे उदाहरण, ठीक, आपने देखा होगा कि लालटेन में बत्ती लगी होती है, ठीक, उसमें तेल भी डला होता है, यानी कि ये एक लालटेन बना दिया हूं, ठीक, इसमें एक महीन बत्ती भी लगी हुई होती है, ठीक, ये आपका केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो बत्ती होती है, ये बत्ती के द्वारा हम तेल को यहां से लो जलती है, ठीक, यानी कि जो बत्ती होती है वो तेल को अपने केशिकात्व के द्वारा तेल को ऊपर खिसकाती है, ठीक है दोस्तों। दूसरा उदाहरण लेंगे,
जैसे कि आप जूस वगैरह पीते हैं तो उसमें जो जूस स्ट्रॉ का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्ट्रॉ यानी कि उसमें जूस पीने का जो स्ट्रॉ होता है एक पाइप के तौर पर होता है छोटा सा, ठीक, उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम फूंक मारते हैं ऊपर की ओर तो वो छोटे से पाइप में ही आपका जूस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा उदाहरण है इसका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है पारा, जो हम बुखार का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम बीमार, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसमें हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा पारा होता है वो ऊपर भी जा जाता है। जैसे कोई जिसकी ज्यादा बुखार है तो वो ऊपर चला जाता है, किसी को कम बुखार है तो वो लो में रह जाता है। तो उसमें जो ऊपर चढ़ना होता है, पारे का ऊपर चढ़ना, वो केशिका धातु में ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।